अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में चीन की सेना अब चोरी से घुसपैठ करती पकड़ी गई, जबकि 60 साल पहले पूरा तवांग चीन के कब्जे में जा चुका था। ये आज तक बात जो है वो समझ ही नहीं पाया है कोई कि 1962 की जंग के बाद चीन की सेना तवांग से पीछे क्यों हटी। चीन ने उसे अपनी शराफत की मिसाल के तौर पर पेश किया, तो अब शी जिनपिंग माओ की शराफत का सम्मान करना क्यों भूल गए। तवांग पर चीन का असली चेहरा और शातिर चाल दोनों को बेनकाब करता टेली सीरीज का यह एपिसोड देखिए घात, एम्बिशियस चाइनीज एजेंडा। तवांग भूटान और तिब्बत की सीमा पर बसा खूबसूरत शहर, जहां तिब्बती बौद्ध धर्म का लहासा के बाद दूसरा सबसे बड़ा मठ है। शांति और अहिंसा की पूजा करने वाले इस शहर पर चीन की काली नजर उसी दिन से है जिस दिन खूनी मंसूबों वाली चीन की सेना को चकमा देकर तिब्बत के सर्वोच्च नेता 14वें दलाई लामा भारत पहुंचे। 20 अप्रैल 1959, तेजपुर, आसाम। भारत आने के बाद दलाई लामा ने कुछ दिन तवांग के मठ में बिताए थे, जिसका निर्माण साल 1681 में 5वें दलाई लामा के निर्देश पर हुआ था। दलाई लामा को भारत में शरण मिलने से पहले तक चीन की नजर लद्दाख पर गड़ी थी, लेकिन 1959 के बाद चीन ने तवांग और तब के नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी आज के अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत बताना शुरू कर दिया। 20 अक्टूबर 1962, नामकाचू घाटी, तवांग, अरुणाचल प्रदेश। जंग की शुरुआत भी चीन ने तवांग इलाके से ही की। तवांग से लेकर उत्तर पूर्व अरुणाचल के वालोंग तक भारतीय सेना ने जिस दिलेरी से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का मुकाबला किया, उसके निशान आज भी अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों और घाटियों में मौजूद हैं। 1962 की जंग में चीन की सेना संख्या में भारत से 4 गुना अधिक थी। उसकी तोप और मोटार का मुकाबला करने के लिए भारतीय सैनिकों के पास मशीन गन और 303 राइफलों के अलावा कुछ नहीं था। 1 महीने से भी कम समय में तवांग पर चीन का कब्जा हो चुका था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 21 नवंबर 1962 को सीज फायर का ऐलान करने के बाद चीन ने अपनी सेना को तवांग से भी वापस बुला लिया। आखिर क्यों? जिसे चीन दक्षिण तिब्बत बता रहा है, वहां से उसने कब्जा क्यों छोड़ दिया? अगर चीन इसे अपनी शराफत बता रहा था, तो उसने वही शराफत अक्साई चिन में क्यों नहीं दिखाई? और इससे भी बड़ा सवाल कि जब 1962 में चीन तवांग से पीछे हट गया, तो अब 60 साल बाद चीन की सेना तवांग में चोरी से घुसपैठ करने की कोशिश क्यों कर रही थी? तवांग पर चीन की शातिर चाल समझने के लिए आपको तिब्बत लिए चलते हैं। 27 मार्च 2008, तिब्बत को ताकत के दम पर कब्जा करने के बाद भी चीन कभी तिब्बत के लोगों का दिल नहीं जीत पाया। चीन की सेना के टैंकों का शोर और बंदूकों की दहशत भी तिब्बत के लोगों की आजादी की आवाज बंद नहीं कर पाई। चीन को यही डर तवांग में भी था। 1962 में तवांग पर कब्जा करने के बाद चीन की सेना ने वहां के लोगों को झांसा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी लोगों ने चीन की गुलामी के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया, तो चीन को तवांग से भागने में ही समझदारी दिखी। माओ त्से-तुंग नहीं चाहते थे कि तिब्बत के साथ तवांग में भी एक अंतहीन विद्रोह का एक फ्रंट खुल जाए। माओ को डर यह भी था कि कहीं तिब्बत के बाद तवांग से निकली विद्रोह की चिंगारी उनकी कम्युनिस्ट तानाशाही का पूरा तंबू ही न उखाड़ दे। तवांग में चीन के खोखले दावे और डर की असली वजह भी जान लीजिए। जिस इलाके को चीन दक्षिण तिब्बत बताकर हड़पना चाहता है, वहाँ के लोग स्थानीय मोनपा भाषा बोलते हैं। तवांग में हिंदी बोलने वालों की संख्या भी बहुत है। असमिया, बांग्ला और पंजाबी भाषा बोलने वाले भी आपको खूब मिल जाएंगे, लेकिन तवांग में चीनी भाषा का आपको नामो निशान नहीं मिलेगा। तवांग और अरुणाचल प्रदेश पर अपने अवैध दावे को वाजिब ठहराने के लिए चीन अक्सर हाय तौबा मचाता है। दलाई लामा हो या फिर भारत के प्रधानमंत्री, उनके अरुणाचल प्रदेश दौरे की खबर से चीन उसी तरह तिल मिलाता है जैसे विदेशी नेताओं के ताइवान दौरे पर। चीन को लगता है कि ऐसा करने से अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा बन जाएगा, जबकि तवांग की सच्चाई तो खुद तिब्बत के सर्वोच्च नेता दलाई लामा कबूल कर चुके हैं। वर्ष 2008 में तवांग दौरे के समय दलाई लामा ने माना था कि तवांग भारत का हिस्सा है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। Wherever I go, I always talking about ahimsa, religious harmony, and secular ethics. These are Indian message.